हेलो दोस्तों, मैं गौतम सारस्वत आज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, वर्णमाला हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके एसआई हुआ, आपका हेड कांस्टेबल सीआई सब हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की जो पोस्ट है, आपको हिंदी जहाँ जहाँ पूछी जाती है, सब में आपको वर्णमाला से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्णमाला के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करा दूँगा और सारे आपको ये संपूर्ण वर्णमाला है, इसमें वर्णमाला के संपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं लिखित रूप से ही लिखित रूप को ही अपन क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या कई जगह आपको पढ़ने में मिला होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों को जिस तरीके से आपको एक क्रमबद्ध या लिखित रूप में लिखा जाए उसे ही वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, बात करें वर्णों के बारे में तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, और ध्वनि को अपन जो बोलते हैं वही क्या कहलाती है? ध्वनि। और उन्हीं को अगर लिखित रूप में लिखा जाए तो वही क्या कहलाते हैं? आपके वर्ण कहलाते हैं। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि होती है, और इसी ध्वनि को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि जो बोलते हैं उन्हीं को अगर लिखित रूप में लिखा जाए उन्हें कहते हैं अपन वर्ण। तो हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, और मूल स्वरों की संख्या जैसे देखा जाए तो हिंदी में अपन 13 स्वर माने जाते हैं। तो अगर आपका ऑप्शन में 13 ऑप्शन दे रखा है तो सबसे पहले 13 लगाएं। 13 नहीं है तो आपको 11 आंसर लगाना है। तो याद रखना, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इसमें मैंने आपके सामने लिखा है अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आपके आते अंग है। अंग है ये क्या है? आपके अयोगवाह स्वर है। कौन सा है? अयोगवाह। कौन सा बोला जाए? अयोगवाह। अयोगवाह बोला जाता है जो ना तो स्वर है ना व्यंजन है, या कहा जाए ये स्वर भी होते हैं या व्यंजन भी होते हैं। ये क्या है? ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। या कहा जाए इनका परिभाषा में अगर देखा जाए, ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, या बोला जाए ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं? स्वर भी होते हैं और आपके व्यंजन भी होते हैं। एक सेकेंड, इसको क्लिप कर दूँ। हाँ, तो आपको क्या आ गया? ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। स्वर भी कहा जाए और व्यंजन भी होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह स्वरों की संख्या होती है आपकी कितनी होती है भैया? 2 होती है। कितनी होती है? 2। एक सेकेंड प्लीज। कितनी होती है? 2 होती है। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? तो याद रखना, अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अंग और अयोगवाह स्वर होते हैं। बात करें स्वरों की, व्यंजनों के बारे में, व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें आपको क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य और स। ये आपकी क्या है? आपके व्यंजन है 1 2 3 4 5। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो 5 5 5 5 10 15 20 25 30 और 30 33 आपकी ये हो गए, और 2 आपकी ये जोड़े गए। इन्हें कहते हैं अपन नाम, इन्हें क्या कहते हैं? अपने इन्हें कहा जाता है अंग। आपके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। न और ड में आपको ये उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, ये आपको आगे पढ़ाऊँगा। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 होती है आपके न और ड। ये इसीलिए आपको ये क्या है? उच्छिप्त व्यंजन है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, व्यंजनों में आएंगे, जब आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा वो आएंगे। उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कौन सी? उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार आपके टोटल 35 व्यंजन होते हैं। अभी बात करेंगे अपन स्वर के बारे में। स्वरों के बारे में बात करें तो स्वरों की अगर परिभाषा जाने तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। परिभाषा ये होती है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं या जिसे लिखा जाए वही क्या है? स्वर होते हैं, जिन्हें किसी दूसरे के साथ में ना जोड़ के अपने स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनमें कोई मात्रा नहीं होती, या बोला जाए किसी प्रकार का इसमें आपका किसी प्रकार का घर्षण वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये सीधा स्वतंत्र बोले जाते हैं, उन्हें अपन कहते हैं स्वर। बात करें स्वरों को उच्चारण के आधार पर, स्वरों को किस विभाजित किया गया है? स्वरों को उच्चारण के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है हास्य स्वर, जिन्हें मूल स्वर कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिन्हें बड़ा स्वर मैंने लिख दिया है यहाँ, जिससे आपको याद करने की वजह से। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। याद रखें, हास्य स्वर क्या है? जिनमें कम समय लगता है वो हास्य स्वर कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है? कम समय लगता है।
इनमें इनके स्वर उच्चारण में क्या होता है, कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें हास्य स्वर या मूल स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋषि। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है। कौन से हैं, तो अ, ई, उ और ऋषि। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक ऑप्शन में दे देगा आ है निम्न में से हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर या कुछ भी दे देगा संयुक्त स्वर, तो इनमें से बताना है आपको कौन सा मूल स्वर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना ह्रस्व स्वर मूल स्वर होते हैं जिनमें कम समय लगता है, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसमें उदाहरण में कौन कौन से हैं, अ, ई और ऋषि, अ, ई, उ और ऋषि। दूसरे आते हैं दीर्घ स्वर या बड़े स्वर, जिससे कहा जाए बड़ा स्वर या बड़े स्वर, जिनमें दुगना समय लगता है, इनमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, जिसमें आ, ई, उ आते हैं। इन्हीं को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो होता है संधि स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर, जिनमें संधि के अनुसार मतलब समान स्वरों का योग मिलकर एक बड़ा स्वर बना रहा है, उससे कहते हैं संधि स्वर। जैसे आ, ई, जैसे आपके सामने लिखा है आ बराबर अ प्लस अ, ई बराबर ई प्लस छोटी ई, उ बराबर उ प्लस छोटा उ, मिलके अपन को संधि स्वर कहते हैं। मतलब संधियों में तोड़ा गया स्वर ही क्या कहता है, संधि स्वर कहलाता है। दूसरे इन्हीं को दीर्घ स्वरों को दूसरा भाग होता है संयुक्त स्वर, जो मतलब 2 स्वरों से मिलकर असमान स्वरों से, इसमें क्या है समान स्वरों से मिलकर बन रहा है तो संधि स्वर हो गया, असमान स्वरों से मिलकर बन रहा है उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। जैसे ए, अ, ई, ऐ, ए, ऐ, ओ अ प्लस छोटा औ ओ प्लस औ, ये ओ औ। तो आपको संधि स्वर और संयुक्त स्वर भी याद रखना है, ये किसके भाग हैं, दीर्घ स्वर के भाग होते हैं। अब आते हैं प्लुप्त स्वर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनकी परिभाषा से क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या है, इसमें तिगुना समय लगता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इनका मैंने परिभाषा लिख दिया है, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगुना, हास्य स्वर से तिगुना या कहा जाए सभी स्वरों से अधिक समय लगे, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। क्वेश्चन अभी आया था CIS हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में कि क्या आया था, स्वरों सबसे ज़्यादा समय लगने वाला स्वर कौन से हैं, तो प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। या कहा जाए सभी स्वरों से अधिक समय किस में लगता है, प्लुप्त स्वर में लगता है। इसका एक ही उदाहरण है आपका ओम। ओम का तीसरा जो अक्षर है वो बीच वाला आपको याद रखना है, मात्रा 3 होती है। ये देवनागरी लिपि में आप 3 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो याद रखना ओम क्या है, एक प्लुप्त स्वर है। इसमें क्या है, इन सभी से ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसे क्या लगता है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। तो याद रखना उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर कितना हो गया आपका, 3 हो गए, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और मूल स्वर, प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर आपका हो गया मूल स्वर अ, ई, उ, दीर्घ स्वर हो गया आ, ई, ए, आ, ई, औ, और प्लुप्त स्वर हो गया ओम। इसके बाद आपको संयुक्त स्वर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है उदाहरण जिह्वा की संक्रियता के स्थान पर, जिह्वा की संक्रियता के स्थान पर मतलब पूछा जाए जिह्व के अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग, जिह्व के सक्रियता के आधार पर देखा जाए, सक्रियता देखा जाए तो अग्रभाग स्वर, जो जीभ का अग्रभाग बोला जाए, जिससे अग्रभाग से स्वर से बोला जाए ई, ए, ऐ और ऋषि, आपके अग्रभाग से। मध्य स्वर है अ और पश्चिम स्वर है आ, उ, औ, ओ और अम। इम्पोर्टेंट आता है औ, ये क्या है, ये आपका इसे आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। ये कहाँ से आए हैं, ये अंग्रेजी से आए हैं, इसीलिए इसे आगत स्वर कहा जाता है। इसका ये बिंदु है, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, स्वनिम, स्वनिम कहा जाता है। क्या कहता है, स्वनिम कहा जाता है। तो याद रखना आगत स्वर कौन सा है, अंग। तो जिह्वा के आधार पर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ओष्ठकृति के आधार पर। ओष्ठकृति के आधार पर देखा जाए तो ओष्ठकृति के आधार पर 2 होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार। मतलब ओष्ठ गोल बन रहे हैं तो वृत्ताकार होगा, गोल नहीं बनते हैं उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार। इसमें कौन कौन से आते हैं बोल के देख लेना, ओ, उ, ओ, औ। होठ जो गोल बन रहे हैं आपका ओ, उ, ओ, औ, इसे कहते हैं अपन, किसमें आएगा, वृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार, इसके अलावा जो भी बचे हैं वो अवृत्ताकार, जिसमें गोल नहीं बनता, वो कैसे भी तरीके से बोले जा सकते हैं, उसे कहते हैं अपन अवृत्ताकार। जिसमें अ, आ, ई, ए, ऐ और ऋषि आते हैं। इसके बाद बचे, याद रखना वृत्ताकार उ, ओ, औ, ये कौन से होते हैं, जिह्वा के वृत्ताकार। नेक्स्ट आता है मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति किस आधार पर बने हैं, उसके साथ के देखा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। विभ्रत स्वर
जिसमें आ आता है, अब्रभ्रत स्वर। इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो विभ्रत स्वर, विभ्रत स्वर जिनका उच्चारण पूरी तरह मुख खुल जाए उसे विभ्रत स्वर कहते हैं। अर्ध मुख खुले उसे अवृत स्वर कहते हैं। संवृत स्वर मतलब पूरी तरह बंद रहे और पूरी तरह थोड़ा कम बंद रहे। इसमें आता है विभ्रत स्वर आ, अर्ध विभ्रत स्वर अ, ए, औ, याद रखना। इसके बाद संवृत स्वर जो पूरी तरह बंद हो, ई उ, इसे मुंह बंद करके भी बोला जा सकता है, ई उ, ए और इसी। अर्ध विभ्रत स्वर ए और ओ। तो याद रखना स्वर कितने होते हैं आपको मैंने बता दिया। स्वर कुल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? दीर्घ स्वरों से बनता है। याद रखना दीर्घ स्वरों से बनता है। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या हर्ष स्वर, यहाँ से आपको पूछ लेगा मध्य स्वर कौन सा है, अ है। अग्र स्वर कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसी वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट बात करेंगे अपन व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? व्यंजनों के बारे में बात करेंगे। अच्छे से पढ़ना है तो मैंने आपको इसके नीचे आपको एक लिंक डाल रखा है, इसकी पूरी वीडियो बनाई रखी है, उसको ओपन कर लें और आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपका रिवीजन टाइप का है। व्यंजन की बात करें, व्यंजनों की संख्या 33 होती है या आप बोला जाए 35। इसमें याद रखना व्यंजन क्या है, आपको 35 आए तो 35 लगाना। मैंने जैसे आपको स्वर में बताया था 11 या 13, अगर 13 आता है तो 13 लगाना है, 11 आता है 11 लगाना है। इसी प्रकार आपको अगर 35 ऑप्शन में मिल रहा है तो 35 ऑप्शन लगाना है, नहीं तो 33 तो आपको लगाना ही लगाना। अगर बात करें तो व्यंजन का अगर परिभाषा की बात करें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको स्वर प्लस व्यंजन ही मिलकर क्या बनाते हैं? आपको व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, याद रखना है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने 6 प्रकार से रखा है और जो आपको मिल ही जाएगा, आपको क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले 6 वर्ण हैं आपके: स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। तो ये आपके 6 प्रकार हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्गीकरण देखा जाए, अगर देखा जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन्हें वर्गों में विभाजित किया गया था, इसलिए इसके 5 वर्ग हैं। इन्हीं लिए इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वर्गीय व्यंजन। बोला जाए वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है, या बोला जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 25 है। तो याद रखना क वर्ग में मैंने सभी के अक्षर लिख रखे हैं, क ख ग घ। च वर्ग में च छ ज झ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, त वर्ग में त थ द ध, प वर्ग में प फ ब म। ये आपके टोटल कितने? 25 वर्ण होते हैं। 5 वर्गों में विभाजित किया, 5 वर्ग, एक ही वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 25 आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरी बात करें ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों के बारे में बात कर लो तो क्या वो करना है, इसकी परिभाषा आपको पढ़ना नहीं है। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कहीं ना कहीं स्पर्श करके निकलता है, उस पर स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो संघर्षी व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण रगड़ कर निकले या किसी भी ध्वनि का रगड़ कर आए, उन्हें कहते हैं अपन ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें आपका है स और ह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं कौन कौन से हैं आपके? स और ह। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, जो व्यंजन के मध्य में उच्चारण होता है या वर्णमाला के मध्य में उच्चारण होने वाले अंतस्थ व्यंजन कहता है। अंतः मतलब बीच में स्थित होने वाले। य, र, ल, व। आपको ये परिभाषा नहीं पूछी जाएंगी, यहाँ से पूछे जाएंगे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इसमें से आपको ल देखा जाए, ल कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। क्वेश्चन आ जाता है पार्श्विक व्यंजन कितना कौन सा है? ल है। इसके बाद र देखा जाए तो र को अपन क्या कहते हैं? लुंडित व्यंजन कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। लुंडित मतलब लुढ़कता हुआ आता है, प्रकंपित मतलब कंपन करता हुआ अपने ध्वनि से बाहर निकलता है, मुख से बाहर निकलता है, इसीलिए आपको लुंडित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। तो याद रखना प्रकंपित व्यंजन और लुंडित व्यंजन कौन सा है? र है। पार्श्व व्यंजन कौन सा है? ल है। इसके बाद आप बच्चे आपके य और व।
यह और वह क्या है, ये आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं, इन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। इसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये नॉर्मली बोले जाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं, ना ये पूरी तरह स्वर हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। तो याद रखना, विशेषकर याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा है, आपका यह अलग आपके अंतस्थ व्यंजन। बात करेंगे अपन उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन से पूछा जाता है उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। याद रखना, उच्छिप्त व्यंजनों को अपन कहते हैं 2 स्पष्ट व्यंजन या 2 गुणित व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। मैंने इसमें अंडरलाइन रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है ताड़न जात व्यंजन कौन से हैं, तो ताड़न जात व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन एक ही होते हैं, ढे और डे। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं की वजह से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 35 होती है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिन 2 व्यंजनों से मेल से बने हुए व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कौन सा है, छ, त्र, ज्ञ और श्री। कौन से होते हैं, छत्र, ज्ञ। इंपोर्टेंट मैंने इधर लिख दिया आपको। यहाँ से पूछा जाए संयुक्त बन के कैसे बने होते हैं, तो छा छत्री किससे बनी होती है, क प्लस स से बनी होती है, छा। त्रा त्रसूल किसरा बना, त्र प्लस र से त्र बनना होता है। ज्ञा ज्ञानी ज प्लस ज यह से बना होता है, ज्ञ और श्री बना होता है स प्लस र। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, छ से क प्लस स से छ बनता है, त्र से त प्लस र से त्र, ज्ञ प्लस ज से ज्ञ और स्र प्लस र से स्र। याद रखना, नासिक्त व्यंजन मैंने इसमें लिख दिया है। नासिक्त व्यंजन कौन से हैं, ड न, मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, पंचम अक्षर कौन सा होता है, यहाँ लिख देता हूँ। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा, पंचम अक्षर कौन सा होता है, नासिक्त व्यंजन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नासिक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना, नासिक्त व्यंजन कौन सा है, ये प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर होता है, वो नासिक्त व्यंजन होता है। नेक्स्ट आता है उच्चारण के आधार पर देखा जाए, उच्चारण स्थान के आधार पर देखा जाए तो अपन उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, जिन्हें कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंता, ओष्ठ जिसे बोला जाता है। मैंने इसमें विभाजित करके लिखा है आपको याद करने की वजह से, क्योंकि स्वर में मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया था उच्चारण स्थान, क्योंकि यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। कंठ से क स्वर 11 होते हैं व्यंजन आपके। स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन रखा गया है, इसमें अवर्गीय व्यंजन रख दिए जिसमें अपने 8 होते हैं, जिसमें अपने आते हैं अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श उसमें व्यंजन। सॉरी, स्वर के बारे में देखा जाए तो स्वर अपने कौन कौन से होते हैं, स्वर के बारे में देखा जाए, क्लियर देखना, अ, आ ये आपके कंठ, ई तालव्य, उसके बाद उ ओष्ठ, उसके बाद ऋषि को मूर्धन्य में रखे गया। दंत, इसमें कोई भी स्वर ऐसा नहीं होता जो दंत से बोला जाए। व्यंजनों के बारे में, स्पर्शी व्यंजनों 25 वर्ग। क वर्ग आपका मूर्ध, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंतोष्ठ। आपको याद रखना ही पड़ेगा, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंतोष्ठ। कंठ मतलब कांठ, फिर उसके बाद तालु से, फिर मूर्धा मतलब जीभ के ऊपर वाला भाग, मूर्धा, फिर दंत आपके दांतों से, ओष्ठ मतलब बाहर। अंदर से बाहर की तरफ आप देखोगे तो क वर्ग कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग आपका तालु से बोला जाएगा, ट वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाएगा, ट, ठ, ड। जीभ का अग्रभाग कहाँ आपके ऊपर अड़ेगा तो उसे ट, थ, र मूर्धन्य बोलते हैं। उनके दंत दांत से बोले जाएंगे, त, थ, द, ध। बोल के देखना आप, जैसे प, फ, ब। प वर्ग आपका पूरा किससे बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है, प, फ, ब, म। बोल के देखेंगे आपको पता चलेगा। तो वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजनों को इसको इस प्रकार रखा गया है। उसके बाद अब मैंने यहाँ लिखा था संयुक्त उच्चारण। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण संयुक्त वर्णों से होता है, संयुक्त उच्चारण स्थान से होता है। जैसे आपके देखा जाए कंठ, तालव्य, अपन को इसको याद रखना है। इससे अ प्लस ई बन के क्या बनाता है, ए, आ प्लस आई बन के ए आई बनाते हैं। तो कंठ अ किस में आता है, कंठ में आता है। ई किस में आता है, तालु आता है। तो कंठ तालव्य से बनाएगा ए आई। इसी प्रकार देखा जाए कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ अ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। आ प्लस ऊ से क्या बनता है, औ बनता है। तो कंठ ओष्ठ कौन सा हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया आपका ओ औ। इसी प्रकार दंतोष्ठ, मैंने ओनली दंतोष्ठ में मैं अभी आपको बताता हूँ।
अवर्गीय व्यंजन में अपन ने रखेंगे ऐसे य र ल व स, अंतस्थ व्यंजन होगा स स स ह हो गया आपका ऊष्मी व्यंजन। याद रखना य ह और ह को ऐसे बोला जाता है, जो हलंत होती है वो भी कंठ, इससे ही अपना पहला रख दिया कंठ। इसके बाद आता है य स, ये आपका हो गया तालु, र और स हो गया ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रख के आप इसको रख सकते हैं। य स हो गया आपका कंठ, तालु, मूर्धन्य और दंत। ओष्ठों से ऐसा कोई सा भी वो नहीं है ऊष्मी व्यंजन है, इनमें से कोई नहीं बोला था। बाकी बचा उआ। उआ क्या है आपका दंतोष्ठ है, क्या है दंत और तालु से बोले जाने वाले। इसमें मैंने अब यहाँ आपको बता दिया श्वास वायु के आधार पर और आपको बता दिया कंपन के आधार पर। दो प्रकार से और बांटा जाता है। इसमें आपको अपने नाम सुने होंगे अल्प प्राण और महाप्राण, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, कमेंट करें और आपको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे लोगों को आपका अभी पेपर है, जिनको अभी हिंदी का पेपर जिसमें हेड कांस्टेबल में आता है, आपका CI में आ रही है हिंदी, उसमें वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन है आपको इससे बाहर नहीं जाएंगे। क वर्ग क ख ग घ च छ ज ज ण, मैंने ट वर्ग ऐसे रख दिए आपके सारे वर्ग। इसमें से आपको बताया है श्वास वायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन्हें जैसे अल्प माने छोटा होता है, अल्प माने छोटा, तो क वर्ग आपका के से बनाते हैं, ग गैया जी से बनाते हैं, मतलब सिंगल वर्ण से जो बन रहे हैं उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जो डबल वर्णों से मिलते हैं, दो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं महाप्राण। सीधा सीधी बात है, याद करने का तरीका सीधा यही है कि जिन्हें क से स्टार्ट है, क ख ख ग ख के एस से बनता है, तो का कलम के से, तो के एक वर्ण से बन रहा है तो अल्प प्राण होगा, डबल वर्ण से बनेगा वो महाप्राण होगा। इम्पोर्टेंट रखना, यही आपकी इसको पहचानने के तरीके हैं। तो पहला वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा अक्षर एक ऐसा है, देखो का कलम के से, गा गई है जी से, डा डंडी, चा चम्मच सी एच से, छा छाता, इससे डबल वाले से बनेगा तो महाप्राण, इससे कम वाले बनेगा तो अल्प प्राण होते हैं। इसमें आपका तीसरा चौथा वो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, वो कौन से अल्प प्राण में आते हैं। इसमें ही आपके अंतस्थ व्यंजन सारे य र ल व स अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं सभी आप देख लेना, सभी स्वर किस में आएंगे, आपके अल्प प्राण में आएंगे। इसी प्रकार महाप्राण देखा जाए तो महाप्राण में सारे आपके दूसरा और चौथा वर्ण आपके ये क ख का, तो क ख और घ का दूसरे वर्ण के सभी वर्ण आपके किस में आएंगे, आपके महाप्राण में आएंगे। जिसमें आपका स और ह ऊष्म व्यंजन भी इसमें किस में आते हैं आपके, आप देख लेना, सा CT SH से, SSS से और S, तो ये आपके इसमें किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। याद रखना ये आपके इंपोर्टेंट हैं। महाप्राण कौन से, स ह ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं। इसी प्रकार आपको देखा जाए कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, घोष और सघोष, अघोष और सघोष। अघोष जिसमें आगे वाले दो वर्ण हैं वो अघोष कहलाते हैं, पहला और दूसरा वर्ण। और इसमें आपका स ये तीनों वर्ण आपके किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। सघोष की बात करें, सघोष या घोष जिनमें 3, 4, 5 वर्ण होते हैं, य र ल व और ह। इम्पोर्टेंट है ह, याद रखना, ह किस में आता है, सघोष में आता है, घोष में आता है। इसके प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किस में आता है, आपका सघोष में आता है। और प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा वर्ण किस में आता है, अघोष में आता है। अघोष सघोष याद रखना, अघोष माने आगे का वर्ण, सघोष माने पीछे के वर्ण। 3, 4, 5 य र ल व और ह इसमें इम्पोर्टेंट रखना। ह को बाद में मैंने इम्पोर्टेंट में लिखा है नोट। ह और विसर्ग व्यंजन कंठ के नीचे काकल्प स्थान से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें काकल्प व्यंजन कहते हैं। तो याद रखना, काकल्प व्यंजन पूछा जाए तो कौन सा है, ह है, या विसर्ग आए ऑप्शन में तो विसर्ग लगाना है। नेक्स्ट आता है वत्सर्ग व्यंजन या मसूरों से बोले जाने वाले व्यंजन है, न, ल, स, ज। सभी स्वर सघोष आते हैं, याद रखना। इसमें मैंने सघोष में बताया था आपको 3, 4, 5 वर्ण और य र ल व ह, और सभी स्वर किस में आ रहे हैं, सघोष में आ रहे हैं। अगर सभी स्वर उसमें पूछा जाए महाप्राण अल्प प्राण में, तो अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं। तो अल्प प्राण बोला जाए या अल्प प्राण बोला जाता है या सघोष बोला जाए, सेम रहता है। बस इसमें याद रखना ह को, बाकी सब सेम क्या रहता है, सेम। इसमें अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है, इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये विशेषकर आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको शेयर करना, कमेंट करना
बेल आइकन को दबा लेना। अगर ऐसी ही और वीडियो चाहते हो या किसी भी आप टॉपिक पर आपकी वीडियो चाहिए आपको, तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हमें इस किसी भी हिंदी किसी भी आपको टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है या किसी भी आपको मैं बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दूँगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, बताएं हमें कि किस पर आधार पर आपका एक वीडियो बनाएं। तो अभी मैंने आपको वर्णमाला लिया है, इसके बाद आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, आपको सारी टॉपिक की वीडियो मैं आपको हिंदी की बनाता चला जाऊंगा और आप ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे।